स्टूडेंट्स, दो लेक्चर बल्कि 3 लेक्चर आपको मैं दे चुका हूं, जिसमें सेट थ्योरी के नोटेशन, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी पार्ट 1, सेट थ्योरी पार्ट 2। इन दोनों ही लेक्चर्स में लास्ट के दोनों लेक्चर सेट थ्योरी 1 एंड सेट थ्योरी पार्ट 2 में सेट थ्योरी पूरा समझाया गया है कि डिटेल किया है। ये बात बताई गई है कि उसमें जो आपके डेफिनेशन है वो कैसी है, और डेफिनेशन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आप समझ लीजिए अभी आप 10th करके आए हैं, 11th में जब आप आते हैं तो कई चीजें नहीं मिलती हैं और 10th की कुछ चीजें यूज ही नहीं होंगी। तो आपको 11th की में ये ध्यान रखना है कि थ्योरी पूरी ढंग से तैयार होनी चाहिए और समझी हुई होनी चाहिए, तभी आप आगे समझ पाएंगे। नोटेशन एंड नंबर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। बिना नोटेशन एंड नंबर सिस्टम के आप एल्जेब्रा समझ ही नहीं सकते। वो तो ऐसी बात हो जाएगी कि आप चाइना में खड़े हैं और हिंदी बोल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस लैंग्वेज का। आपको लैंग्वेज में ही लिखना है, थ्योरी कम लिखनी है, लैंग्वेज ज्यादा लिखनी है। अब आज मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ 1A। तो 1A एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए, और 1A, 1B और 1C, ये 3 एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिन तीनों में सिर्फ डेफिनेशन यूज हुई होंगी, और डेफिनेशंस के आधार पर ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। उनके अगर वो नहीं आती होंगी तो ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? सेट थ्योरी नो डाउट टिपिकल चैप्टर होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो 1A एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सेट जो है वो ह्यूमन क्वालिटी के ऊपर नहीं बनता। दूसरी चीज, सेट की खास बात क्या होती है कि सेट बनाने के लिए उस कलेक्शन का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अगर वो वेल डिफाइंड है तो सेट बनेगा, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं बनेगा। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। देखते हैं क्वेश्चन में क्या खास बात है। लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने उसे ए लेट कर लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सेट, पहली बात तो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो कलेक्शन ही माना जाएगा, सेट नहीं माना जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। 10 से नीचे के सारे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कलेक्शन आपके पास आया है, इनमें जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड है, यूनिक है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो द नंबर्स इन कैपिटल ए all are unique, well defined, तो A is a set। इसलिए A जो है वो एक सेट है। मतलब जो कलेक्शन जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर वो वेल डिफाइंड है, यानी कि जिनको आप, जैसे सेट में बताया था कि जिनको आप अलग अलग कर सकते हैं, वो इसका मतलब यानी वो यूनिक है, उनके जैसा कोई नहीं है। मतलब 0 है तो 0 अपनी तरह होगा, यूनिक है, 1 की तरह नहीं हो जाएगा, 2 अपनी जगह यूनिक है। मतलब हम इनको अपनी आइडेंटिफिकेशन से देख सकते हैं, इनके सबके जो बनाने के तरीके हैं अलग है, सबके मीनिंग अलग है। इसका मतलब वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा तो कलेक्शन 100% सेट होगा। दूसरा बोला हुआ है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब सेकंड वाले में यहाँ पे आपको एक क्वालिटी दी हुई है कि गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज जब सेट बनती है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि यह जो सेट बना रहे हो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए। अब जैसे ये 0 से लेकर 9 तक का जो सेट था, ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, यानी ये वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि 2 का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होगा। क्लियर है? लेकिन बी वाले में हम जरा चेक करेंगे कि ऐसा होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड वाले पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मान लो बी है, ये लिखा हुआ है ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया बोला गया, ये सेट नहीं बनेगा, विच इज नॉट ए सेट, बिकॉज गुड is a quality which differ which depends on a different person in different way। यानी सबके हिसाब से क्वालिटी अलग अलग होती है। हॉकी प्लेयर सबके हिसाब से अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई हॉकी प्लेयर आपने चूज कर लिया और सोचा ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है या गुड है तो दूसरे के लिए भी वही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। जबकि होना ये चाहिए था
कि जैसे ये सेट है वो सबके लिए एक जैसा है, तो ये भी एक जैसा ही होना चाहिए सबके लिए। अगर एक जैसा नहीं है मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो मतलब सेट नहीं बनेगा। क्लियर है, नोट करिए। अब थर्ड वाले में आपसे बोला हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन द चैप्टर, ये सेट है। क्यों? इसमें खास बात ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, केवल ये बोला हुआ है कि एक चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है ये। इसका मतलब वो तो सबके लिए एक ही जैसा होगा। अगर वो चैप्टर, जो एक चैप्टर की बात हो रही है, तो वो पूरे क्लास में सबके लिए एक जैसा है, या पूरे इंडिया में सबके लिए एक जैसा है, या पूरे वर्ल्ड में सबके लिए एक जैसा। मतलब क्वेश्चन अगर 10 है तो 10 ही रहेंगे, हर एक के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, मतलब कोई क्वालिटी नहीं दी गई। तो विच इज सेट बिकॉज द क्वेश्चन in the chapter are same for all persons and they are well defined। और क्योंकि ये वेल डिफाइंड है इस वजह से ऐसा हो रहा है। जो क्वेश्चन सारे जो है वो वेल डिफाइंड है, मतलब पता है कि 10 है, 12 है, 15 है, तो वो सबके लिए एक जैसे होंगे, बदलेंगे नहीं बार बार। ऐसा नहीं होगा कि आपने जब चैप्टर खोला तो क्वेश्चन कुछ और थे और दूसरे ने चैप्टर खोला तो क्वेश्चन कुछ और थे, क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। वो वेल डिफाइंड है, सबके लिए एक जैसे हैं, इसका मतलब सेट बनेगा। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन द बुक, ये नहीं बनेगा। द कलेक्शन of all difficult chapter in book, ये नहीं बनेगा। आप देखिए क्यों नहीं बनेगा। which is not a set because difficult be a quality which is different for different persons। क्या मतलब हुआ इसका? डिफिकल्टी का लेवल सबके लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए एक बुक में 10 चैप्टर हैं, तो किसी को हो सकता है कि रैशनल नंबर टिपिकल लग रहा हो, तो किसी को रियल नंबर टिपिकल लग रहा हो, किसी को फ्रैक्शन टिपिकल लग रहे हो, किसी को मल्टीप्लिकेशन टिपिकल लग रहा हो, तो मतलब सबकी डिफिकल्टी का लेवल अलग अलग होगा, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं। उन्होंने बोला कि सर हो सकता है कि ए को डिफिकल्ट लग रहा था वही चैप्टर बी को, तो सही बात है, लेकिन सबको तो नहीं लग रहा। बात है सार्वजनिक होने की, यूनिवर्सल होने की। जब तक कोई चीज यूनिवर्सल नहीं है कलेक्शन उसका सेट नहीं कहलाएगा, यूनिवर्सल होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सेट है। इसमें ये बोला गया है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हुए हैं उनका एक सेट बना, कलेक्शन है उनका एक सेट बनाना, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी नॉवल उन्होंने रखे होंगे, कोई भी नॉवल ऐसा नहीं होगा जो रिपीट हुआ हो या सबके लिए अलग अलग हो। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने मान लीजिए 10 नॉवल लिखे, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग लोगों को अलग अलग नोवेल आएंगे। मतलब कि एक नोवेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो सबके लिए एक जैसा है और एक स्पेसिफिक है कि भाई ये नोवेल इस पे लिखा हुआ है, दैट इज अ वेल डिफाइंड, ये नोवेल इस पे लिखा हुआ है, दैट इज अ वेल डिफाइंड, दे ऑल आर यूनिवर्सल, सबके लिए एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेट बन जाएगा। ठीक, ये आप करेंगे। इसके बाद 6 वाले पे आइए। इसमें क्या है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। अब बोला हुआ है कि इंडिया के 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बनाने की एक टीम बनानी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भाई बेस्ट क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी नेवर बी डिफाइंड इन अ सेट, किसी भी हालत में क्वालिटी सबके हिसाब से अलग अलग होती है। 11 बेस्ट प्लेयर मान लीजिए मैंने चूज कर ली कहीं से, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो 11 के 11 बेस्ट हो। उनमें से हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो आपको लगते हो कि ये तो बेवकूफ है, इनकी जगह कोई और लेने चाहिए। इसकी वजह से यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सेट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट 7th पे आ जाइए। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन द ईयर हुज नेम बिगिन विद लेटर एम, ये बन जाएगा। एक साल के अंदर एम से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके मंथ हैं उनका कलेक्शन सेट कहलाएगा या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि वो वेल डिफाइंड होगा। इस वजह से आपको क्या करना है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा हो। जैसा मई है, मई एम से शुरू हो रहा है, मार्च एम से शुरू हो रहा है,
तो इसका मतलब है दोनों मंथ है। ऐसा नहीं है कि मई को मार्च बोल देंगे, मार्च को मई बोल देंगे, ये नहीं बोल सकते। क्लियर है? और दोनों अलग अलग वेल डिफाइंड है, यूनिक है, सबके लिए एक जैसे हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए। ये मार्च है, ये मई है, इसका मतलब वेल डिफाइंड है, मैंने सेट बन जाएगा। यही रीजन आपको लिखने हैं वहां पर। इसके बाद आइए नाइन्थ वाले पे, एट्थ वाले पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। इंटरेस्टिंग क्या है? क्वालिटी। सबके इंटरेस्ट का लेवल अलग अलग होता है। मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो आपको फिजिक्स अच्छा लगता होगा, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स, मान लीजिए मैथमेटिक्स वाले 2 करोड़ लोग भी हैं तो भी बाकी के 2 करोड़ को मैथमेटिक्स पसंद है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस वजह से यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कि यूनिक नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब सेट नहीं बनेगा। क्लियर है? इसके बाद आया नाइन्थ वाले पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज इन योर क्लास। ये भी गलत है, ये भी नहीं बनेगा। शॉर्ट बॉयज, शॉर्ट मतलब देवी क्वालिटी है, क्वालिटी किसी भी हालत में सेट के अंदर नहीं जाती, क्योंकि शॉर्ट बॉयज हर एक के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सपोज ए बी सी 3 लोग हैं, ए ने बी को देखा, देखा कि मैं तो बी से छोटा हूं, मतलब कि ए जो बी जो है वो ए के सामने बड़ा है। लेकिन अगर सी बी से बड़ा हुआ तो ए और बी दोनों छोटे हो गए। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हर एक के हिसाब से यूनिवर्सल नहीं है, ये हर एक के हिसाब से अलग अलग होगा क्लास के अंदर। सबकी क्वालिटी हो गई, क्वालिटी नेवर बी डिफाइंड इन अ सेट, किसी भी हालत में। ठीक, तो ये भी सेट नहीं बनेगा। फिर आगे बोला हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड बाय 15 ईयर्स। जिनकी एज 15 से ऊपर है उनका सेट बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एज डिफाइन करनी है। अब 15 से ऊपर की एज के जितने भी बच्चे होंगे उनको एक तरफ रख लेंगे और वो यूनिवर्सल रहेंगे, इस वजह से हम उनको सेट बोल देंगे, तो ये सेट बनेगा। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ कोलकाता। ये नहीं बनेगा। क्यों? रिच पर्सन, रिच भी एक क्वालिटी है, क्वालिटी हर एक की यूनिवर्सल अलग अलग होगी। जैसे मेरे पास 5 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं तो आप रिच हो गए मेरे लिए, लेकिन वो मेरे लिए रिच हुए, पूरे इंडिया के लिए, कोलकाता के लिए रिच नहीं हुए, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े लोग रिच होंगे। इस वजह से ये यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्सल नहीं होगा तो मतलब सब, क्योंकि जैसे आप यहाँ कोलकाता में रह रहे हैं, ठीक है, अब आप अमेरिका में चले जाते हैं, आपने कहा कि मेरे यहाँ सबसे रिच पर्सन है जिसके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है, तो क्या कहते हैं, अमेरिका वाला बोल सकता है कि मेरे पास 50,000 वाले की है। बात समझ में आ गई ना? तो जरूरी नहीं है कि सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं होंगे तो सेट नहीं बनेंगे, दैट इज अ क्वालिटी। फिर आगे आया नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता हुज एसेस्ड एनुअल इनकम एक्सीड 20 lakhs रुपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17। ये बन जाएगा। क्यों? उन्होंने ये बोला हुआ है कि 16 और 17 की जो फाइनेंशियल ईयर थी उसमें जिनकी इनकम 20 लाख से ज्यादा है उनका एक सेट बनाना है। बिल्कुल बन जाएगा। कितने लोग होंगे? गिने चुने लोग होंगे उन, और गिने चुने क्या, 50, मान लीजिए 2-3 करोड़ भी हैं तो भी वो वेल डिफाइंड होंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इनकी ही इनकम 20 लाख से ज्यादा हुई है। मतलब हम सिर्फ इनकम 20 लाख से ज्यादा वालों का एक सेट बना रहे हैं, और वो सेट हो जाएगा क्योंकि सबका वेल डिफाइंड होगा, सब लोग अलग अलग वेल डिफाइंड होंगे। अगर मान लीजिए कोई 10 बंदे ही मुझे मिल जाते हैं जो 20 लाख ही है जिनकी इनकम, तो भी उनके नाम और आइडेंटिटीज अलग अलग होंगी, इस वजह से वेल डिफाइंड हो जाएंगे, तो सेट बनेगा। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। ये नहीं बनेगा, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामे लिखे, लेकिन किसको कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है ये किसी को नहीं पता, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इस वजह से ये नहीं बनेगा। क्लियर है? अब ये जो पार्ट्स आपको अभी मैंने बताए हैं और कुछ करके दिखाए हैं, ये आप मुझे अटेम्प्ट करके आज, जब आपको अटेम्प्ट करेंगे शाम को जब वीडियो लेक्चर आ जाएगा तो आप मुझे कल भेजेंगे ये सारा का सारा होमवर्क, जिससे कि मैं आपके जो आपने जो रीजन दिए हैं वो मैं समझ पाऊँ और आपको, मुझे ये पता चल जाए कि आपको रीजन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट सिंपल। कैसे? आपको बताए थे, यहाँ कुछ सिम्टम्स बताए हुए थे, कुछ सिंबल्स थे, उनके बारे में बताया गया था। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी ए सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10, मतलब हम एक बना लेते हैं सेट ऑफ इवन होल नंबर लेस देन 10, दैट्स द ए। क्योंकि 10 से नीचे लिखने हैं, इवन लिखने हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और 10 नहीं लेना है क्योंकि 10 से छोटे बोले गए, और इवन है तो 0 2 4 6 8। अब आगे बोला हुआ है नीचे, राइट ए इन रोस्टर फॉर्म, राइट ए इन रोस्टर फॉर्म। देखिए फॉर्म दो होती हैं, एक रोस्टर होती है, एक सेट बिल्डर होती है। पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं रोस्टर और सेट बिल्डर के बारे में बता देता हूँ। चलिए देखिए, रोस्टर फॉर्म, पहले रोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। दैट इज द रोस्टर फॉर्म। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म का मीनिंग होता है लैंग्वेज चेंज इनटू न्यूमेरिक सेट फॉर्म।
कहना चाहिए कि आपको एक लैंग्वेज लिखी दी गई हो, जैसे यहाँ दी गई थी कि ए एक सेट है जिसके अंदर 10 से छोटे सारे इवन होल नंबर लिखे हुए हैं, दैट वाज अ लैंग्वेज, दैट वाज मैथमेटिकल लैंग्वेज। आपको क्या करना है, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज से चेंज करना है न्यूमेरिक सेट ऑफ फॉर्म में। मतलब न्यूमेरिकल सेट ऑफ फॉर्म का मतलब है अल्फाबेट है तो ABCD क्या है वहां पे यूज, ठीक 1 2 3 4, उसे न्यूमेरिकल वे में चेंज कर लेना है, लैंग्वेज हटा देनी है और मैथमेटिक्स में चेंज करना है। ये है वो रोस्टर फॉर्म। इस वजह से रोस्टर फॉर्म जो हुई आपकी वो ये हुई कि आपने लैंग्वेज को चेंज कर दिया एक न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ सेट में। क्लियर है? अब इसी तरीके से सेट बिल्डर होती है, ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि अभी तो पूछी ही जाएगी। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, न्यूमेरिक सेट फॉर्म दी होगी, चेंज इन लैंग्वेज, इसमें आपको इसे लैंग्वेज में चेंज करना होगा उल्टा। ये लैंग्वेज से सेट फॉर्म में जाता है और ये न्यूमेरिक सेट फॉर्म से लैंग्वेज में जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे आपसे क्या बोला हुआ है सेकंड के बी पार्ट में, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में आपसे नोटेशन दिए हुए हैं। जैसे पहला है 0, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ए, फिर सेकंड 10 ए, फिर थर्ड 3A, फिर उसके बाद फोर्थ 6 और 8। अब इसमें से बोलना है कि इनमें कौन सा ऐसा सिंबल होगा जो यहाँ पे अटेन करेगा। तो आपको मैंने बताया था जब नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ, जब नंबर सिस्टम और वो पढ़ाई थी नोटेशन, तो आपको बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा बिलोंग करते हैं और बिलोंग का साइन होता है। ठीक, तो जैसे जैसे 0 ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 0 यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब मैं लगाऊंगा बिलोंग्स टू, दैट वाज द साइन। ठीक, 10 है इसमें नहीं है तो बिलोंग्स टू नहीं होगा। फिर 3 नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू, 6 है तो बिलोंग्स टू। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोटेशन जरूर याद रखिएगा, बिना नोटेशन के आज घंटा कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, एक बात भी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाले पे। अब देखिए यहाँ पे भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में कुछ पार्ट टिपिकल हैं, आपको ध्यान से समझने हैं, एक एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ चीजें आप यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं होंगी, और ये आगे यूज भी होंगी। ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है तो तब तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी तरीके से आप मान सकते हैं कि ड्रॉबैक है कि जो चीज बाद में वो पहले भी पढ़नी पड़ती है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपसे ये बोला हुआ है थर्ड के फर्स्ट में कि ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 32 36, ये बोला हुआ है। अब 32 36 में एक चेंज है, 30 की तरफ लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, 36 की जगह ओनली लेस देन है। क्या पढ़ते कैसे हैं इसको? इसको ऐसे पढ़ते हैं, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 36, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली लेस देन, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। मतलब x हमें ऐसा चाहिए जो 30 से बड़ा या बराबर हो और 36 से छोटा हो, और वो भी होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। अब इस पूरी बात का मीनिंग क्या है? इस पूरी बात का मीनिंग ये है कि x सच दैट, यहां बोला गया कि a एक सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट आपको मिलेंगे। अब सवाल आता है कि वो x होगा क्या, तो x एक नेचुरल नंबर होगा। अब सवाल आता है कि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, फिर कौन से नेचुरल नंबर? तो 30 से 36 के बीच के जो नेचुरल नंबर होंगे वो यहाँ लिखने हैं। तो यानी कि जो आपका रोस्टर फॉर्म बनी उसमें पहला मेंबर 30 हुआ। अगर यहाँ पर ये हट जाए तो 30 नहीं होगा, ठीक है, लगा हुआ है तब तक 30 है, फिर आएगा 31, फिर आएगा 32, फिर आएगा 33, फिर आएगा 34, फिर आएगा 35 और दैट्स योर आंसर। दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 30 टू 35, नॉट 36, क्योंकि 36 की तरफ लेस देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाला क्या कहता है? नेक्स्ट वाला कहता है कि बी एक्स इज इंटीजर एंड -4 to 6, बी सेकंड पार्ट बोला है एक्स सच दैट, पढ़ने का मीनिंग याद रखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, फिर एंड -4 to 6, यानी -4 से 6 की तरफ जाते हुए ना -4 उठाना है ना 6 उठाना है कि, और जो भी नंबर उठाने वो इंटीजर होने चाहिए। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, they all are integers from -4 to 6, rather than -4 लेफ्ट एंड 6 लेफ्ट, छोड़ देना है, इनको नहीं उठाना, केवल -3 से 5 तक ही जाना है। क्लियर है? उसके बाद सी वाला थर्ड पार्ट बोला है कि x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 9। यहां बोला हुआ है आपको कि c जो है x
इज ए 2-digit नंबर विच सम इज 9। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने ये बोला है कि जो 2 डिजिट के नंबर हैं कितने होते हैं, 10 से लेके और 99 तक 2 डिजिट के नंबर हैं। इनमें से वो नंबर हमें उठा के रखने हैं जिनको आपस में ऐड करने पे 9 आना चाहिए। पहला जैसे शुरू करो, क्योंकि हर 10 डिजिट में आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा। जैसे 10 से लेके और 20 तक में हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है? 18, 8 और 1 9। फिर अब इसके बाद इस 10 से 20 के बीच में कुछ नहीं है। 20 से लेके और 30 तक के बीच में 27। फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाओ आगे 30 से 40 तक 36। फिर उसके बाद 40 वाली रेंज में आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 45। फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद 72, फिर उसके बाद 81 और फिर उसके बाद 90 और इसके बाद कोई नहीं, क्योंकि 99 तक ही जाने, 2 डिजिट के नंबर यही खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज योर रोस्टर फॉर्म एंड विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट बोला हुआ है डी। ये थोड़ा टिपिकल होगा, ध्यान समझना पड़ेगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। अब ये ध्यान समझ लेना, तो और भी क्वेश्चन अभी आएंगे। डी में बोला हुआ है 4th पार्ट में d equal to x such that x is an integer and x square less than equal to 9। देखिए, स्कूल वाले टीचर्स का मेथड बिल्कुल अलग होता है। वो यहाँ तुक्का मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। मैं आपको पूरा मेथड समझा रहा हूँ, आपको हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत नहीं, तो आपको समझ में कुछ नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे आप कुछ भी दिया हो, यहाँ इस वाली इक्वेशन को उठाना है, सॉल्व करना है। अब हमारे जब आप 10th में थे तब इक्वेशन होती थी, अब ये इन इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों आ, तो एक डिफरेंस समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 9, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसके 2 फैक्टर ही होने हैं, एक ये और एक ये, और आंसर एक्स बराबर या तो +3 होगा या तो -3 होगा। बात खत्म हो, सिंपल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ लेस देन लगा हुआ है। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू दोनों कंडीशन उठानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। पूरी बात ध्यान से समझ लीजिए, एक एक चीज, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब सिंपल क्या करना है, देखिए 9 को इधर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, इसके 2 फैक्टर कर लो, x -3 और x +3 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए आगे की बात। एक बनाइए नंबर लाइन, इधर +∞, इधर -∞, क्योंकि बीच में अगर ओरिजिन होगा तो इधर आगे बढ़ेंगे, इधर पीछे। अब क्या करना, देखिए इससे 0 करो, 3 आया, यहाँ पे 3 लिख लो, कहीं पे भी लिख लो 3, मतलब ये होना चाहिए कि हाँ 3 है। ये 0 करो, -3, ऑब्वियसली बात है, इससे पहले होगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना, ध्यान सुनिए, -∞ से -3 के बीच का कोई भी एक नंबर इमेजिन कर लीजिए, जो मन करे। जैसे हमने -4 लिया, यहाँ रखिए -4, -4 और -3 और -4 और +3, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्लस। तो यहाँ लगा दीजिए प्लस। क्लियर है? अब अगला माइनस और अगला प्लस ही होगा। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिए कि ये मेथड जो है वो आपको 11th में भी अभी 2-3 बार मिलने वाला है और पूरा चैप्टर मिलेगा, और 12th में भी कई बार यूज होगा। तो ध्यान समझ लेना, अगर पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, मतलब ऑल्टरनेटली चलता है। अगर माइनस है तो अगला प्लस, अगला माइनस। अब आप चेक करके देख लीजिए। आपने कहा हम नहीं मानते, हम तो चेक करेंगे, तो -3 से +3 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। सपोज 0 लिया, 0 यहाँ रखा, माइनस की वैल्यू, 0 यहाँ रखा, प्लस की वैल्यू, प्लस और माइनस मिलके माइनस बना दे। क्लियर? फिर 3 से ऊपर का नंबर लिया, 4 ले लिया, 4 यहाँ रखा तो 4 में से ले लिया +1, और 4 और 3 साइड +7, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। समझ आ गई बात? अब आगे की कंडीशन क्या है, देन अब सॉल्यूशन क्या है, या एक्स कहां लाई करेगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन सोचो, इक्वल टू भूल जाओगे। लेस देन का मतलब है कि अगर लेस है मतलब निगेटिव एरिया, अगर ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव एरिया। ठीक, लेस देन मतलब निगेटिव एरिया, ग्रेटर है तो पॉजिटिव एरिया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए निगेटिव एरिया कौन सा है, -3 से +3 के बीच का, तो लिखिए x यहाँ पर, यहाँ 3, यहाँ -3, क्योंकि -3 जो है
वो 3 से पहले है और छोटा है, तो -3 से चलेगा और 3 तक जाएगा। क्लियर है? और क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो हम यहाँ पे भी इक्वल लगा देंगे। अगर इक्वल नहीं लगा होगा तो लेस देन ही लगा के छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब आंसर ये, लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर आपको यहाँ सेट की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए उन्होंने ये बोला था कि ऐसा एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इंटीजर होना चाहिए और वही यहाँ लिखना है। तो -3 से +3 के बीच के सारे इंटीजर लिख दीजिए। दैट्स योर कंप्लीट आंसर। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वो अभी पहली बार है तो टिपिकल लगा होगा, लेकिन टिपिकल है नहीं, आप ध्यान से सोचेंगे तो कर पाएंगे। सबसे पहले ये उठाना है, 9 को इधर लेके आना है, उसके बाद सॉल्व करना है, मतलब फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हमें एक नंबर लाइन बनानी है, -∞ टू +∞। एक बार एक फैक्टर को 0 करके वैल्यू निकालनी है, लिख देनी है। एक बार इसको 0 करके लिख देना है यहाँ पर, यानी x बराबर 3, x बराबर -3। ठीक, फिर उसके बाद -∞ से -3 के बीच के एक नंबर उठाना है, वो नंबर यहाँ रखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। अगर पहला पॉजिटिव है तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस लगा दिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा प्लस। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हमने देखा यहाँ पे एरिया कैसा चाहिए, लेस देन, लेस मतलब नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया -3 से 3 जा रहा था, तो हमने एक्स को बीच में लिखा और -3 से 3 लिख लिया। अगर यहाँ 3 से 4 होता तो 3 यहाँ था 4 यहाँ था, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। फिर हमने देखा यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे भी इक्वल लगा दिया। अब हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा, बोला इसे सेटिस्फाई करने वाले वो इंटीजर चाहिए जो -3 से +3 के बीच में आते हैं। तो -3 से +3 के बीच के सारे इंटीजर लिख लिए और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ई वाला होमवर्क दे रहा हूं मैं, प्राइम नंबर समझा चुका हूं। इसके बाद 5th है, 6, 7, 8, 9 पे 9 बोलता है J equal to x such that x belongs to real and x square plus x minus 12 equal to 0। इससे तो आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन को उठाओ, लेट अस कंसीडर x square plus x minus 12 equal to 0। फैक्टर करो, x प्लस यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 4 -3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3 और -4, और दोनों ही रियल नंबर हैं, इसीलिए जी के अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक -4 और एक +3। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट वाला जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तो दोबारा समझ लीजिए अगर वो समझ में ना आया हो। 10 x such that x belongs to n and x is a multiple of 5 and x square less than 400। ये गिवन। अब बहुत सारी बातें कही गई है, एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, यहां से। लेट अस कंसीडर x स्क्वायर लेस देन 400। 400 इधर आ जाएगा, दो फैक्टर हो गए, नंबर लाइन +∞ -∞, ये 0 किया, ये 0 किया, -20 +20। अब आगे का कार्यक्रम आपको पहले से बता चुका हूं। क्या है वो कार्यक्रम? -∞ से -20 के बीच का कोई भी एक नंबर, लाइक -21 और -20 मिलके -41 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो अगला माइनस अगला प्लस। अब एरिया कैसा चाहिए? लेस देन, मतलब नेगेटिव एरिया। कहां से कहां तक है? -20 से +20, +20 x -20। इक्वल नहीं लगा हुआ है तो लगाएंगे भी नहीं। ठीक, अब इन्होंने बोला हुआ है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला नेचुरल नंबर लेना है। इसका मतलब है कि x सिर्फ 1 से 20 रह गया, बिकॉज x बिलोंग्स टू n। लिखना पड़ेगा। एक बात हो गई, दो बातें कंप्लीट हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब एक और बात बोली गई है, बोला कि नेचुरल नंबर के बाद मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो मतलब 1 से लेके 20 तक के सारे मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेते हैं, यानी कि k बराबर आएगा पहला 5, फिर 10, फिर 15 और 20 तक जाना है। 20 लेना नहीं है क्योंकि लेस देन लगा हुआ है, और यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया 5, 10 और 50। ऐसे करना होता है।
देखिए अब एक चीज ध्यान में समझ लीजिए, वो क्या है, वो ये है कि आपको अब मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ जो आपको याद रखना है। वैसे तो ये नोट आपको मिलेगा आगे चैप्टर में, लेकिन लिख अभी लीजिए क्योंकि यूज करना पड़ेगा। नोट क्या है? पहला, इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन, ग्रेटर देन, इनमें से कोई भी हो इनइक्वालिटी होती है। इफ द वेरिएबल which value we find is negative, then first we make the negative, first we change the negative sign into positive sign, and then solve inequality। पहला, अगर किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन दिया है वेरिएबल में और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो पहले उसे पॉजिटिव बनाना है और फिर आगे बढ़ना है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक, और आप इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो -1 मल्टीप्लाई इन एबव। जब भी आप ऐसा करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि रिवर्स हुआ क्यों, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर -3 -2 लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा ही होगा, तो अब आप इसे इससे इंटरलिंक करिए। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 2 से बड़ा था, लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स हो गया। क्लियर है? तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पे साइन हमेशा रिवर्स होगा। तीसरा पॉइंट, एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन, आप फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि मॉड्यूलस फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड विच गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। फंक्शन का मतलब होता है कि एक मशीन है, फंक्शन ये मशीन है जिसमें आप अपनी तरफ से इनपुट डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, यहां कुछ भी डालिए, बाहर जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2 आंसर +2, +3 +3, 0 0, माइनस की वैल्यू भी पॉजिटिव होकर आएगी, पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे। नोट करिए। फोर्थ क्वेश्चन, ये नोट याद रख लेना। पहला, a इक्वल टू, मैं कुछ पॉइंट समझा दे रहा हूं, आप करेंगे x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल, एंड n लेस देन इक्वल टू 5। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ n की वैल्यू रखनी है 5 के बराबर या 5 से छोटी और होने नेचुरल नंबर चाहिए। इसका मतलब है n क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये रख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं रखा जाएगा। तो फिर a क्या हुआ, x की जगह यहाँ देखिए, पहला रखा 1 तो आया 2, फिर रखा 2 तो आया 4, फिर 3 6, फिर 8, फिर 10, दैट्स योर आंसर। वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू निकालनी है और सेट के अंदर रख देनी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बोला हुआ है ई पार्ट, यानी कि फिफ्थ पार्ट, x such that x equal to x belongs to z and x स्क्वायर बराबर x। क्या करना है, सॉल्व करो। लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब बहुत से तो आपको 10th में सिखाया गया है, आपके टीचर्स ने बताया है कि कैंसिल कर दो। एक बात विशेष ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो कैंसिल कुछ नहीं होता है, कॉमन लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना, कैंसिल मत कर देना, आंसर गलत आएगा। एक्स को इधर ले आओ, फिर एक्स कॉमन। अब एक बार एक्स बराबर 0, एक बार एक्स -1 बराबर 0, दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब ई के अंदर दो एलिमेंट होंगे, 0 और 1। और अगर आपने कैंसिल कर दिया होता तो सिर्फ एक ही आंसर आता है, एक्स बराबर 1, जो कि गलत होता। क्लियर है? नोट करिए। अब देखिए इसका 8th वाला पार्ट देखते हैं। h इक्वल टू x such that x belongs to z mod of x लेस देन इक्वल टू। अब देखिए जो मॉड समझाया था उसको अब यहाँ अटेन करना है।
लेट अस कंसीडर, कैसे करना है ध्यान से समझ लेना। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें दो पंच होते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि मॉड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो आंसर में 2 आएगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि एक्स के अंदर एक्स जो है वो +2 ही करे, ये नहीं डिसाइड हम कर पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जब मॉड आते हैं, जब लगता है तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गई। लेकिन जब मॉडुलस हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है। इसका मतलब एक बार पॉजिटिव ले लीजिए और एक बार निगेटिव ले लीजिए। क्लियर। अब आपको इनइक्वलिटी में क्या अभी बताया कि जो निगेटिव एक्स है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हमें पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई -1 तो साइन हो जाएगा। अब हम करेंगे इन दोनों को कंबाइन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोल रहा है इसको पढ़ते हैं। बोला एक्स जो है वो 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ क्या बोला हुआ है एक्स जो है वो 2 -2 से बड़ा और -2 के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे लिखा है, लिख दिया। अब एच के अंदर क्या जाएगा, बोला एक इंटीजर होना चाहिए, तो -2 से +2 के बीच के सारे इंटीजर लिख लेने हैं और दैट्स योर। समझ आ रही बात। मोड जब लगता है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव और पॉजिटिव भी पॉजिटिव, लेकिन जब हटता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई साइन रिवर्स, दोनों को जोड़ा। बोला एक्स 2 से छोटा है 2 के बराबर होना चाहिए, ये लिख लिया। -2 से बड़ा मतलब वही एक्स -2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, तो ये लिख लिया। हो गया पूरा। अब इसे -2 से +2 के बीच के सारे इंटीजर लिख लिया, नोट कर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं वो आप अटेम्प्ट करें, और ये ध्यान रखना कि आर एस अग्रवाल में हिंट दी हुई है वो नहीं देखनी है। नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, लेकिन सॉल्व अपने आप करिए। ठीक, मुझसे पूछिए अपने आप करिए, हिंट मत देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए ध्यान दें। जो लिखा हुआ है पहले उसे लिख लो, और ये देखो कि इनमें क्या ऐसी चीज है जो आप जानते हो। जैसे मैं जानता हूं कि ये 1/1 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, ये 1/3 का स्क्वायर है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 ये। अब इसे हम सेट बिल्डर में ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 1/n। ठीक, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और 1 से लेके 7 तक के सारे नेचुरल नंबर है, एंड n लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दैट्स योर सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे लिखना है। ये अब ये सोचने से ही आएगा, आप सोचो कोई ट्रिक होगी, नहीं है, सोचना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। आगे समझते हैं एक और सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर दिया हुआ है b इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। अब आप कहेंगे अरे इसमें तो कोई भी चीज आ ही नहीं रही है, बिल्कुल आ रही है, आप चेक करिए। 1/1 + 1, 2/1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 1, फिर 3/3 स्क्वायर + 1, फिर 4/4 स्क्वायर + 1, फिर 5/5 स्क्वायर + 1, 6/6 स्क्वायर + 1, 7/7 स्क्वायर + 1। आप चेक कर लीजिए, सारे वही आ जाएंगे, कंप्लीट आ गए। अब जब आ गए तो आपको क्या लिखना है, x such that x इक्वल टू 1/n स्क्वायर + 1, n बिलोंग्स टू n and n लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दैट्स योर आंसर। क्लियर है, नोट करिए। थर्ड और फिफ्थ आप करेंगे, फोर्थ बता रहा हूँ। अब देखिए फोर्थ में क्या है। फोर्थ बोला हुआ है d इक्वल टू -1 and +1। कैसे लिखें, d इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, एंड अब सवाल आता है कि है क्या ये, किसी क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ऐसे लिखिए, एक बार x बराबर -1 और एक बार x बराबर +1 बराबर 0, ऐसे लिखना है। ठीक, अब d इक्वल टू x such that x belongs to z एंड x +1 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। ठीक है, अब 0 हटा देना है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये काम आप अलग से भी कर सकते हैं, x +1 -1 इक्वल टू 0, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x such that x belongs to z एंड x स्क्वायर -1 बराबर 0। अब आप चेक कर लीजिए उल्टा, मान लीजिए ये दिया होता और ये निकालना होता, तो आप इसे लेते बराबर, दो फैक्टर करते x +1 x -1, तो x की दो वैल्यू आती -1 और 1, और दोनों इंटीजर होते तो यहाँ रखने पड़ते, तो आंसर हो गया ये।
ऐसे सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मैचिंग प्रॉब्लम है। एक तरफ एक पार्ट दिया हुआ है, उसे आपको राइट वाले पार्ट से मैच करना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। राइट के ए बी सी डी ई सारे सॉल्व कर लीजिए एक जगह और उनके आंसर निकाल लीजिए। और जब आंसर सारे निकल आए तो लेफ्ट में देखिए कौन सा आंसर किसका है, उससे मैच कर दीजिए। ये आपको होमवर्क करना है। आज का काम 1A एक्सरसाइज में जो होमवर्क दिया है वो मैं कल जब लेक्चर आ जाएगा तो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। जिससे और उससे पहले आपका काम ये है कि आप पिछले लेक्चर सारे कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि एक एक बात ढंग से समझ में आ जाए। और जो भी यहाँ कहा गया है एक एक बात पूरा लेक्चर जब देखें तो पॉज कर करके लिखिए साथ में और समझते हुए लिखिए, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा मैं। क्लियर है? ओके बाय।